स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर जी, सभी लोग हमारे साथ हैं। जंतर मंतर खत्म हो गया, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को अभी जिंदा रखना चाहते हैं। आपने देखा पार्लियामेंट में अभी भी मांग हो रही है कि अमित शाह सामने आए, बयान दें। अच्छा, इसके अलावा राहुल गांधी ने अपना भी पूरा जोर इसमें लगा ही रखा था। वो गए भी थे, आपने देखा था प्रधानमंत्री आवास तक उन्होंने जाकर के पूरा प्रदर्शन भी किया था उनके निशाने पर। लेकिन अब मोदी जी तो रहते ही हैं, आरएसएस भी बराबर रहती है उनकी बातों में। तो कल वो एक कार्यक्रम में गए थे, एक सांसद हैं, बड़े सीनियर सांसद हैं, वाइको, उनकी किताब लॉन्च हुई है, तो उसके मौके पर वो वहाँ पर गए हुए। तो बहुत सारे सांसद थे उसमें, अलग अलग दलों के, उसमें अखिलेश यादव भी थे और भी कई लोग थे। वहाँ उन्होंने कई बातें कही आरएसएस को लेकर के और नरेंद्र मोदी को लेकर के। जैसे नरेंद्र मोदी पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी जो लास्ट वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि जो बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इनको माफ़ करूं, समाज भी इसी दिशा में आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं इस बात से, बच्चों को दिशा दिखाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि बड़ी विचित्र परिस्थिति से देश गुजर रहा है, बच्चे सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं उनको माफ़ करता हूँ। कौन होते हैं माफ़ करने वाले? माफ़ी तो उनको माननी चाहिए। फिर आरएसएस पर उन्होंने बड़े लंबी चौड़ी बात की। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए बड़ी हानिकारक सोच वाली संस्था है, विचारधारा है जो आरएसएस की है। फिर उनका वो जो पुराना एक व्याख्यान में जो हमेशा वो कहते हैं कि भारत के संविधान में लिखा है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो भारत अलग अलग राज्यों का एक संघ है और हर राज्य की अलग संस्कृति, अलग सभ्यता, अलग खान पान, अलग भाषा, अलग वेशभूषा, सब कुछ है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन यही आरएसएस नहीं करती। आरएसएस सबको एक रंग में डालना चाहती है और वो हम कभी होने नहीं देंगे। और आरएसएस इसीलिए इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो मैं आपको सुनाता हूं राहुल गांधी कल एक बार फिर से आरएसएस और नरेंद्र मोदी पर कैसे बरसे। We are going through a strange time in our country. Students are on the street in severe pain. They don't have work. They're asking for fairness in exams. They're asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know, but that's what he chooses to do. And behind the thinking of the Prime Minister, and behind the thinking of his colleagues, and particularly the RSS, is a very dangerous and caustic idea. उन्होंने आगे अपनी बात में एक और बात कही, वो एक्चुअली ज़्यादा रेलेवेंट है हमारी बात से, हमें जिस पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ये है, आरएसएस की प्रॉब्लम ये होनी चाहिए कि उसकी विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाले लोग भारत में ज़्यादा नहीं हैं और तब भी वो उनके ऊपर अपनी सोच थोपना चाहती है। इस बात में कितनी सच्चाई है बताइए त्रिपाठी जी, यहाँ संघ को जानने वाले चारों ही लोग हैं। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि संघ को लेकर जिस तरह का विश्वमन, जिस तरह का जहरीला दुष्प्रचार पहले दिन से किया गया, बाकायदा जो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी उसकी सुनवाई में बाकायदा है कि नाथूराम गोडसे के मन में वो अतिरेकी विचार आया, क्योंकि उसको लगा कि गांधी जी पूरी तरह से मुस्लिम परस्त हो रहे हैं, पाकिस्तान को सब कुछ दे देना चाहते हैं, हिंदुस्तान का, हिंदुओं का हक मार रहे हैं। संघ कभी किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं रहा। और अगर ऐसे कहेंगे कि वो मान लीजिए संघ की शाखा में गया था या संघ से जुड़ा हुआ था या किसी से भी जुड़ा हुआ था, तो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग क्या, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के तो बड़े बड़े लोग किस किस मतलब ऐसे ऐसे कुकर्मों में शामिल रहे कि उसकी फहरिस्त बड़ी लंबी है। नंबर एक। नंबर दो, ये राहुल गांधी के विचार की समस्या है ना भाई। उनको दिक्कत है कि वो इटली से देखते हैं, अमेरिका से देखते हैं, लंदन से देखते हैं, जहां जहां भी वो रहे, जहां जहां से उनके संपर्क हैं। भारत कोई यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट्स चूंकि अंग्रेजी में 1919 में मेरे ख्याल से पहली बार वो डॉक्यूमेंट बना था, जब 1919 ही ना सर जो पहला ब्रिटिशर्स ने बनाया था, तो उस वक्त वो सब शब्दावली आई जिसको आगे भारत के संविधान में डाल दिया गया। और ना सोचिए कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि इंडिया दैट इज भारत, दुनिया के किसी देश के नाम को लेकर ऐसे लिखा गया होगा। यह हमारी समस्या, हम किस दिन उससे उबर पाएंगे इस अंग्रेजियत से, अंग्रेजी से नहीं, अंग्रेजियत से, यह चिंता की बात।
भारत हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता है। आज जो पाकिस्तान, जब हम कहते हैं कि नालंदा और तक्षशिला, तो जब तक्षशिला की विरासत की बात करेंगे तो वो भी कहां जाएंगे? तो पाकिस्तानियों को कौन मिलेगा, मुसलमानों को कौन मिलेगा, इस्लाम को कौन मिलेगा? वही बात संघ कहता है। संघ तो ये कहता ही नहीं। और जरा सोचिए, ये कहते हैं कि अलग अलग क्या है, वेशभूषा है, भाषा है, वो सब है, तो राम तो यहां भी है, राम तो वहां भी है, राम तो इस तरफ भी है, राम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब है। जी एक मिनट, सॉरी भाई, वो लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, एक सेकंड मैं वो दिखा दूंगा, आ रहा हूं बस। प्रभु का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। आइटम नंबर 12 श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। Honorable Chairman sir, I rise to present the 28th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel, as listed against my name in today's list. Thank you. Item number 13, Dr. Jiten Singh ji. Anything said in violation of this rule shall not form part of the report. No, sir. I will go by the rules only. I have mentioned rule. No. आप बोले रूल, मैं आप बोले विषय पर अभी ले लाऊं। अगर विषय पर नहीं, आप विषय पर बोले, आप विषय पर बोले तो मैं लाऊ करूंगा। प्लीज मिस्टर रहीम, गो बैक टू योर सीट। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इतनी रिस्पेक्ट करते थे और आप चाहते हो सुप्रीम कोर्ट की संख्या बढ़े, जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा प्लीज, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अरे सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलेक्शंस कराने के साथ। श्रीमती संगीता यादव, श्रीमती संगीता यादव, श्रीमती संगीता यादव, आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड। माननीय सभापति, मैंने कई बार आपको मौका दिया बोलने के लिए। संशोधन विधेयक Number 91 pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research DSIR, Ministry of Science and Technology. Thank you, Speaker sir. Thank you. Item number 14 श्री BL वर्मा जी। महोदय, आपकी अनुमति से आज की संसदीय कार्यसूची में राज्यसभा लोकसभा दोनों में हंगामा चल रहा है। देखिए कितनी देर तक चल भी पाती है कि ये प्रोसीडिंग्स, नहीं तो हंगामे में अभी स्थगित ही हो जाए, कब क्या पता लगे थोड़ी ही। वो तो गवर्नमेंट बिजनेस अभी चल रहा है ना, तो वो उसको पूरा करके फिर एडजर्न कर दे। बातचीत तो, चर्चा तो नहीं होने वाली, चर्चा नहीं होने वाली, बहुत संभावना नहीं। हम राहुल गांधी और आरएसएस इसकी बात कर रहे थे। कई लोग कहते हैं राहुल गांधी ऑब्सेस्ड है आरएसएस से। अभी तो पता नहीं ऑब्सेस्ड है कि नहीं है। मैं ये कह रहा था आपसे, जो मैं बात करना चाह रहा था, उनका कहना यह है कि आरएसएस की विचारधारा और भारत के मूल तत्व का कोई मेल नहीं है, उनका कहना ही है। ये ठीक वैसे ही है। अच्छा चलिए, देशज कहावत से शुरू करते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जो भारत को जानेगा नहीं, जो राम को जानेगा नहीं, जो भारत की संस्कृति को जानेगा नहीं, जो भारत की भूमि को जानेगा नहीं, भारत के निवासियों के बारे में जानेगा नहीं, वो क्या जानेगा कि क्या है भारत? उसको, जिसको इंडिया दैट इज भारत और यूनियन ऑफ स्टेट से भारत समझ में आ रहा है, वो भला कैसे भारत समझेगा भाई? उसके समझने के तरीके अलग हैं। और मैं इसको, जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, जरा सोचिए आप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कौन सी ऐसी बात कहता है जो किसी भी तरह से किसी के लिए खराब हो? वो अगर मुसलमानों के खिलाफ बात करता है तो क्या वो मुसलमानों के खिलाफ बात करता है? वो कहता है भाई तुम भी वही डीएनए हो, बाबर से मत जोड़ो अपने आप को, तुम अपने आप को आक्रांताओं से मत जोड़ो, अरबों और तुर्कों की तरह मत रहो। इसमें कोई गलत बात है क्या भाई? दुनिया का कौन सा देश है जो ऐसे नहीं कहता है? वो सिर्फ इतना कह रहा है कि तुम रामकृष्ण शिव की धरती के हो, तुम हजारों वर्षों की सभ्यता के हो, तुम वो गर्व का अनुभव करो। तुम्हारी एक भारत माता है जिस भूमि को हम समझते हैं, जिसको प्रकृति ने ऐसे बना रखा है, इसको बोलना कोई गलत है? और सब कुछ तो सब सार्वजनिक तौर पर होता है। सवाल आप तीनों से पूछता हूं मैं, राहुल गांधी आरएसएस को नहीं समझ पा रहे या आरएसएस भारत को नहीं समझ पा रही? बताइए। आरएसएस अखंड भारत की बात करती है। देखिए, अखंड भारत जो है वो सारे तरह के लोगों से मिलकर बना है। उनका ये भी कहना है कि जितने भी लोग भारत में रहते हैं उनका समान अधिकार है भारत देश पर। तो जब वो ये बात करते हैं, वो ना तो एक्सपेंशनिस्ट नेचर के हैं कि हमारे को अपने बॉर्डर्स को बढ़ाना चाहिए, ना ही वो ये बात कहते हैं कि जो लोग हैं वो जो भारत में रहते हैं वो कोई अलग लोग हैं, मुसलमान अलग हैं, हिंदू अलग हैं। वो तो एक यूनिफाइड कल्चरल आइडेंटिटी की बात करते हैं। आरएसएस की जो सोच है एक बेहतरीन सोच है, देश को साथ रखने वाली सोच है। अब ये राहुल गांधी की क्या सोच है ये उनको बताना पड़ेगा। क्या वो अलग अलग मानते हैं कि जो दक्षिण के राज्य हैं उनके लोग अलग हैं उत्तर के राज्यों के लोगों से? क्या उनका डीएनए अलग है, उनका सब कुछ अलग है? जैसा कि कई बार दक्षिण राज्यों में बात भी उठती है, द्रविडियन वर्सेस नॉर्थ इंडियंस वाली बात जो उठती है, तो क्या वो उसके समर्थक हैं?
आरएसएस तो इसका ये तो फ्रेजेस आप लोगों ने अपने आप को महान बताने के लिए कॉइन किए हुए ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी आर डाइवर्स। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं वो तो यूनिफाइड कल्चरल आइडेंटिटी की बात करता है ना आरएसएस। जो भी लोग यहाँ रहते हैं उनका एक ही कल्चर है, उनकी एक ही आइडेंटिटी है, वो भारत की। राहुल गांधी की रीडिंग ठीक नहीं है आरएसएस की। सर एक लाइन और बोल दीजिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं तो हम अलग अलग नहीं है भाई। हमारे राम को पूजने के तरीके अलग हो सकते हैं। अयोध्या के राम और रामेश्वरम के राम अलग थोड़ी ना हो जाएंगे। केदारनाथ और रामेश्वरम अलग थोड़ी ना हो जाएंगे। सोमनाथ और काशी अलग थोड़ी ना हो जाएगा। देश अलग नहीं है, लोग अलग नहीं है, उनके तरीके अलग हो सकते हैं। जहां वो है अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मूल संस्कृति कौन सी है? वही है जिसको राहुल गांधी यूनियन ऑफ स्टेट्स में बांटने की। अब आप राहुल गांधी यहां होते तो शायद आपसे कहते कि आप रामकृष्ण शिव के आगे ही नहीं सोच पाते। वो सबकी बात कर रहे हैं। मैं कह तो रहा नहीं, फिर यही समझना जरूरी है। वो भी तभी आप सोच पा रहे हैं क्योंकि रामकृष्ण शिव को सोच पा रहे हैं। आइडेंटिटी और कल्चरल आइडेंटिटी दोनों अलग चीजें। ठीक, हाँ सर। कल्चरल आइडेंटिटी देखिए, एक तो ये समझने की जरूरत है, आरएसएस को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमेशा बने रहे, और ये आरएसएस की कमजोरी मैं मानता हूँ कि 100 साल बाद भी वो संगठन अपनी छवि को बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाया, इसलिए इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक चीज़ मैं बहुत साफ कर सकता हूँ, जितना मैंने उसको पढ़ा स्टूडेंट के तौर पर, पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पर, कि आरएसएस प्लूरलिटी वाला देश है, यदि संगठन है। आरएसएस के जितने प्रचारक जाते हैं ना, वो जितनी भाषाएं जानते हैं, वो शायद ही देश में कोई और लोग उस तरह के जानते हैं। जो हाँ प्रचारक जिस राज्य में जाता है, वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, वो तमिलनाडु में जा रहा है, तो हर एक प्रचारक मोटे तौर पर 5, 6, 7 भाषाएं जानते हैं, कम से कम। और बहुत सारे प्रचारक, जो ज़्यादातर आरएसएस के प्रचारक वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन वो यदि नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं तो वो नॉनवेज खाना भी शुरू करते हैं, तो वो उसमें एसिमिलेशन होता है। जो नॉनवेज नहीं खाता है वो नॉनवेज नहीं खाता है, जो नॉनवेज खाता है नॉनवेज खाता है। नहीं, कई लोग शुरू भी कर देते हैं, कई लोग शुरू कर देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में गए, उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया। नहीं, महाराष्ट्र के प्रचारक है, नागपुर के जो नागालैंड गए, उन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया। कोई अगर नॉनवेज खाता है और वहां कोई बीफ खाता है तो उससे भी आपत्ति नहीं है भाई, अगर आप वहां पर खा रहे हो, वही बात करो, रिजिडिटी नहीं है उनमें, रिजिडिटी उस तरह की नहीं। प्रॉब्लम केवल कहां पर आ रही है? जो कल्चरल जो एक आइडेंटिटी की बात है, उसको लेकर हमेशा संकट रहता है। बातें सब अच्छी है कि सारा देश एक है, डीएनए एक है, ये सब है, लेकिन क्या आरएसएस जो नॉन हिंदू हैं उनको उसी तरह से देखता है? इस पर संकट है, क्योंकि जितने सवाल आरएसएस के होते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ होते हैं, क्रिश्चियंस के खिलाफ होते हैं। यदि डीएनए सबका एक है तो फिर मंदिर मस्जिद भी सबके एक ही हुए ना। यदि आप कहते हो सबकी पूजा पद्धति हमें स्वीकार है, तो फिर जो पूजा पद्धति जहां कोई पूजा कर रहा है उसमें क्या विरोध है? नहीं है ना, लेकिन वो हो रहा है ना विरोध आपके साथ। जब और आप उसमें भी सोचोगे जो सरसंघ चालक हैं वो जिस तरह से बात कर रहे हैं उस तरह का नहीं, विरोध नहीं है। मैं नहीं मानता कि विरोध है। आप अगर सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो विरोध है कि भाई सबके लिए प्रॉब्लम है। आप क्या जाके गल्फ कंट्रीज में सड़क पे नमाज पढ़ते हैं? मुझे प्रॉब्लम मैं कह रहा हूं कि अगर कोई हिंदू नहीं, देखिए, अगर हिंदू सरसंघ चालक कह रहे हैं कि भाई हर अगर कोई हिंदू मंदिर मत जगह है, तो उसका मतलब ये है कि आप हर पेयर स्थल स्थान है एक तरीके तो उसमें अगर आप अतिक्रमण करेंगे तो प्रॉब्लम है। आप अपने स्थानों में करें तो कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन बोल दूं, बोल दीजिए। देखिए, ये वाला थोड़ा सा ना बड़ा जनरलाइजेशन हो जाता है। संघ को या हिंदू को किसी मुस्लिम, किसी ईसाई, किसी पारसी, किसी से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां है? आप ज्ञानवापी को ज्ञानवापी मस्जिद कह के कहिएगा कि हम रहेंगे, आप कृष्ण जन्मभूमि को ईदगाह कह के कहिएगा कि हम रहेंगे, आप राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद कह के कहिएगा कि हम रहेंगे। यह विवाद है, और यह विवाद होना क्यों नहीं चाहिए? दुनिया के कौन से हिस्से में नहीं रहेगा? यानी हिंदू के स्थान को तोड़कर बनाया गया स्थान। मैं तो कह रहा हूं यहां पर समझना किसको है? समझना तो मुसलमान को है ना। हम कहां कह रहे हैं? और किसी की आस्था पर कोई सवाल होना भी नहीं झगड़ा है ना कि आपको समझना है। एक बार जरा झारखंड में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही, और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी। वर्तमान जो जांच एजेंसी है, छात्रों को उन पर भरोसा नहीं है, स्वतंत्र जांच एजेंसी की मांग कर रहे हैं। बहुत सारी मांगे हैं। अब
सबके एजेंसीज हैं, एजेंसी देश में कौन कौन सा है आप सबको पता है, और कौन कौन किस तरीके से काम कर रहा है वो भी पता है, और कैसे आंदोलन के मोर्चे संभाले जा रहे हैं वो भी आपको पता है। आज तो हमने शायद जिस तरीके से इसमें संज्ञान लिया है, सरकार ने जिस तरीके से इसमें अपनी कदम बढ़ाई है, और सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं हमारे कानों तक में है जहां ऐसी घटनाएं तो हो रही हैं लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठाती। सर, मानसून सत्र सुचारू रूप से चले इसके लिए सदस्यों को आपने आश्वासन दिया है, कोई विचार विमर्श हुआ? सत्र हम लोगों ने आहूत इसीलिए किया है कि सत्र चले। हेमंत सोरेन कह रहे हैं सरकार के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। दिल्ली में अनशन हो रहा था तो यही हुआ कि क्यों नहीं जाके सरकार बात करती है, और अल्टीमेटली सरकार को बात करनी ही पड़ी। तो हेमंत सोरेन उससे ही कुछ आगे उससे ही नसीहत ले लें, भेजें किसी को बात करने के लिए, या उनके लोगों को बुला लें बात करने के लिए। फर्स्ट स्टेप मैसेज का है। हेमंत सोरेन खुद चले जाते मिलने के लिए, क्या फर्क पड़ता? हेमंत सोरेन नहीं जाना, आप कल्पना सोरेन को भेज देते बात करने के लिए, आप अपने कोई मंत्रिमंडल के किसी को भेज देते वार्ताकार के रूप में कि हम बात करने जा रहे हैं, आप फोन पे बात कर लेते उनसे किसी तरह से, आप ट्विटर के थ्रू उनको कोई मैसेज देते। आप बिल्कुल बात नहीं करो, फिर यह कह दो कि हमारे दरवाजे खुले हुए, हमारे संज्ञान के अंदर है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। लगातार स्टूडेंट वहाँ बैठे हुए हैं, अपने इतनी बारिश हो रही है, बारिश में वो जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, वहाँ पर उनको कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बाद भी वहाँ डटे हुए हैं। तो आपके ही छात्र हैं, आपके ही वोटर रहे, आपके ही कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं, आप जाके उनसे मिल लेते, बात कर लेते। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से कर रहे हैं। और राहुल गांधी भी उनके संदर्भ में एक बयान नहीं दे रहे। राहुल गांधी से पूछा जा रहा है, राहुल गांधी उसका जवाब नहीं दे रहे। और तो कहीं से दबाव बन ही नहीं रहा ना उन पे, वो उन छात्रों का ही दबाव है जो है। निश्चित रूप से कोई और बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट उन्होंने लिया भी नहीं है और उनको मिल भी नहीं रहा उस तरीके से जो उम्मीद कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि इस समय उनके साथ लोगों को खड़े रहने की जरूरत है। ठीक है, उनका अनशन तोड़वा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी छात्र वहां बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं। तो कम से कम हेमंत सोरेन की जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपके छात्र हैं झारखंड के, आप जाके उनसे कोई संवाद तो शुरू कीजिए, क्या समस्या है क्या नहीं। आप बताइए कि सरकार ने क्या क्या किया। आप बताइए कि भाई चेयरमैन का हमने इस्तीफा ले लिया, इतने लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया, हम इंश्योर करते हैं कि आगे नहीं होगा, हम फिर से परीक्षा करेंगे। आप संवाद तो कीजिए, कोई प्रस्ताव तो दीजिए। आप एक तरफ पूरी तरीके से बात बंद कर दो और सिर्फ ये कह दो कि हमारे दरवाजे खुले। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इतना अहंकार हेमंत सोरेन को नहीं रखना चाहिए। चलो सर, एक अगली खबर आपको मैं बताता हूं। ये E20 का मसला अभी उठाने की कोशिश कई लोग कर रहे हैं। ये जो सीजेपी पार्टी बनी हुई है, इसकी ये लोग भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे पे हमको लगता है कि लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, तो ये भी इसको आगे क्या उठा सकते हैं। सरकार इसमें अभी से अब कुछ अभी से प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम कर रही है। पहले आपने देखा था इसमें इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरर्स की कंपनियों के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को सामने लाई सरकार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पेट्रोलियम मंत्री ने की, नितिन गडकरी ने की। अब किसान संगठनों ने भी अपना समर्थन सरकार को दिया है। कल कई किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और एथेनॉल को लेकर सरकार की पॉलिसी का समर्थन किया। किसानों के इस प्रतिनिधि मंडल में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना समेत कई राज्यों के किसान नेता आए थे और सबने कहा कृषि मंत्री के सामने कि किसानों को एक नई मार्केट चाहिए। एथेनॉल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से ही बनता है और सरकार ने भी जब अपनी बात कही थी तो ये कहा था कि हम इससे जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई इसके दाम कम होने चाहिए, पेट्रोल के दाम, एथेनॉल अगर आप मिला रहे हो 20% पेट्रोल में तो आयात कम हो गया तो दाम भी कम करो। तो उनका कि भाई दाम का सीधा मतलब यह है कि वो जो हम एथेनॉल खरीद रहे हैं हम किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं, उसका पता नहीं और उसका कितना हजार लाख करोड़ रुपए का वो बताया भी क्या था कि इतना अब तक जो है किसानों को इससे मिल चुका है। 1,90,000 करोड़ रुपए का फायदा किसानों को मिल चुका है। तो ये भी हमको देखना है। तो वो उसी लिए अब कल किसान संगठनों के साथ कृषि मंत्री की मुलाकात हुई और उसमें कहा गया कि निसाब हम आपके साथ हैं। सन 81 में 1981 वहां हमने जनरल बॉडी में तय किया था कि यहां हमारी शुगर मिल को एथेनॉल बनाना चाहिए, क्योंकि शुगर की मार्केटिंग उतनी नहीं थी तो हमने सोचा एथेनॉल बनाना चाहिए। सिर्फ एथेनॉल ही नहीं, हमारी जनरल बॉडी की उस मीटिंग में यह भी था कि एथेनॉल के आगे एल्डिहाइड्स और
सिट्रिक एसिड, ये भी इस तरह की चीजें भी बननी चाहिए, विटामिन सी तक जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये तो किसानों की बहुत देर से हमारी मांग रही है कि हमारे जो पैदावार हम करते हैं उसकी मार्केट और बढ़े। देखिए, सरकार को ये सरकार की सोच ठीक है कि अगर इस मुद्दे पर किसान हमारे साथ दिख जाएंगे तो फिर विरोध जो है करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये हम समझा पाए कि भी किसानों को फायदा हो रहा है इससे। देखिए, पर क्या सच में ऐसा होगा? मतलब थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा कि देखिए, भारत में इस वक्त जो एथेनॉल की प्रोडक्शन है वो लगभग 2000 करोड़ लीटर्स की प्रोडक्शन है और कंजम्पशन क्या है 1050 से 1450 करोड़। कल मैंने कहा था ना, तो प्रोडक्शन ज्यादा इस वक्त प्रोडक्शन ज्यादा एथेनॉल में है, हम कंज्यूम कम कर पा रहे हैं, ना उसको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। आपको लगता है किसानों को सरकार और मिलाने लगेगी पेट्रोल में? नहीं, तो उन्होंने तो पहले ही कहा था ना 100% एथेनॉल पे चलाने की कोशिश कर। पहली बात ये कि क्या किसानों को इससे कोई फायदा हो सकता है? क्या आप उनको और कह सकते हैं अच्छा, जिस मार्केट में ऑलरेडी एथेनॉल की भरमार है उस मार्केट में आप और उनको प्रोडक्शन करने को बोलेंगे तो करेंगे क्या उसका? ये सोचने की जरूरत है, एक नीति लाने की जरूरत है कि एथेनॉल अगर प्रोडक्शन आपको करना है तो उसका आप करेंगे क्या, कैसे यूज करेंगे? सर, ऐसा अच्छा लग रहा है देश में कि अपने आप किसान लोग सरकार के समर्थन में आ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। कितने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वैसे तो कल भी हमने चर्चा की थी कि प्रोडक्शन ज़्यादा है, एथेनॉल का कंजप्शन कम है, तो सरकार उसको वो यूएस के रेफरेंस में भी हमने कहा था कि यूएस की ज़रूरत ही नहीं है हमारे को ब्लेंडिंग के लिए। सर, सरकार को जो असली काम करना ना, उसके अलावा सब काम वो कर रहे हैं। तो क्या ये काम की जो एथेनॉल पे ट्रांसपेरेंट सिस्टम ब्लेंडिंग एथेनॉल पर करना चाहिए, उस पर काम वो नहीं कर रहे। अब ये ऐसे नहीं होता कि अच्छा आप कह रहे हैं कि नहीं पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से गाड़ियाँ खराब हो रही है, तो बोले नहीं किसान जो है, ये किसान जो है ठीक है, किसानों को फायदा हो रहा है, किसानों को फायदा। अच्छा, दोनों बातें ना मिल एक साथ, दोनों बातें अलग अलग है ना। इसका मतलब आपके पास उस बात का जवाब नहीं है, उस समस्या का जवाब नहीं है जिसका जवाब देना है। ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई एथेनॉल प्रोडक्शन पे थोड़ी कोई विरोध कर रहा है। मतलब अगर एथेनॉल से एक्सेलरेशन अच्छा हो रहा है, बड़ा बढ़िया झूम के गाड़ी चल रही, सब कुछ अच्छा हो रहा है, किसान को फायदा हो रहा है, तो पॉलिसी बना के प्रॉपर हो जाए कि वही बनेगा और ज्यादा कर। झूम के जो आप बोला ना वो